सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सैनी, शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज उदयपुरवाटी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमें भारत की जनगणना पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जनगणना की बात की कि विश्व में जनगणना यानी विश्व में कितनी जनसंख्या है, भारत की विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, विश्व में कौन कौन से देश बड़े हैं, जनसंख्या में बड़े कौन से हैं, क्षेत्र में कौन से बड़े हैं। फिर हमने बात की कि विश्व में सबसे पहले जनगणना कहां पर हुई, भारत में सबसे पहले जनगणना का उल्लेख कौन सी किताब में मिलता है, किसके समय जनगणना हुई थी, भारत में 2011 की जनगणना हुई वो कौन से नंबर की थी। ये सारी की सारी बातें हमने साथियों पिछले वीडियो में समाप्त कर दी है। ठीक है, आज हमें भारतीय जनगणना है, इस जनगणना का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो देखो, भारत की जनगणना टॉपिक है हमारा, भारत की जनगणना पार्ट 2 चल रहा है इसका। तो देखना दोस्तों, भारत की जनगणना में सबसे पहले हमने यही कहा था आपसे कि भारत की जो जनगणना है इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पर चलेंगे 2011 की जनगणना। क्यों चलेंगे? क्योंकि भारत की जो जनगणना उसके बेसिक परिचय हमने पढ़ लिया था। अब 2011 की जनगणना है वो भारत की है। अब 2011 की जनगणना पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि भारतीय इतिहास की 2011 की जनगणना है, यह भारतीय इतिहास की कौन से नंबर की जनगणना बतानी है? 15वें नंबर की जनगणना बताई थी मैंने। अगर आपसे पूछे कि ये नियमित रूप से जनगणना कौन सी है, तो नियमित जनगणना पूछे आप बताओगे 14वीं जनगणना। फिर मैंने कहा यह स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तब मैंने कहा यह 7वीं जनगणना है। और यह 21वीं सदी की जनगणना पूछे तो कौन सी जनगणना बतानी? दूसरी जनगणना। पिछले वीडियो में हमने यही बात की थी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी यह भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना है, नियमित रूप से 14वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। यहां तक बात समाप्त हुई थी हमारी। फिर इसके बाद में हमने कहा था कि 2011 की जो जनगणना थी, इस जनगणना का यानी इस 2011 की जनगणना का शुभंकर बताया था मैंने, शुभंकर। तो इसका शुभंकर क्या था? परगणक शिक्षिका, परगणक शिक्षिका। फिर हमने पढ़ा कि इस जनगणना का नारा क्या था या इसका आदर्श वाक्य क्या था। तो इसका नारा हमने पढ़ा, हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये लो, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमने ये पढ़ा था। फिर इसके बाद में हमने की 2011 की जनगणना का जो ब्रांड एम्बेसडर था, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर के किसे बनाया था हमने? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। फिर इसके बाद में हमने की बात की 2011 की जनगणना का जो महापंजीयक था, क्या? जो महापंजीयक है, या इसको मैंने क्या कहा था इसके बारे में? तो इसका महापंजीयक कौन था? सी चंद्रमौली था इसका महापंजीयक बताया था मैंने। ठीक है, यहां तक बात पिछले वीडियो में हमने समाप्त की है। फिर इसके बाद में हमने कहा कि 2011 की जनगणना में पहली बार, इस जनगणना में पहली बार किन्नर को शामिल किया गया था। पहली बार किसको शामिल किया गया था? किन्नरों को शामिल किया गया था। और इन किन्नरों को किसका दर्जा दिया गया था? पुरुषों का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया साथियों? पुरुषों का दर्जा दिया गया था। और 2011 की जनगणना थी, यह दूसरे नंबर की क्या थी? यह दूसरी जातीय जनगणना थी। क्या थी? दूसरी
जातीय जनगणना थी। मैंने आपको कहा कि 1931 ईस्वी में भारत में पहली बार जातीय जनगणना होती है, फिर इसके बाद में बंद कर दिया जाता है, और 2011 ईस्वी में दूसरी बार जातीय जनगणना हुई थी। इसमें पहली बार किन्नरों को शामिल किया गया और किन्नरों को पुरुषों का दर्जा दिया गया था। यहां तक हमारी बात क्या हो जाती है, समाप्त होती है। इसके बाद में हमने ये कहा कि 2011 की जनगणना थी। इस जनगणना में मैंने कहा कि भारत का क्षेत्रफल कितना था। ये भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया कि कुल क्षेत्रफल कितना था, तो मैंने कहा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्या था, क्षेत्रफल था। फिर इसके बाद में मैंने आपको कहा कि जो जनसंख्या थी, यह जनसंख्या कितनी थी, तो 1.21 अरब 1.21 अरब या 121 करोड़ इसमें क्या थी, जनसंख्या थी। यही बात हुई थी हमारी। फिर मैंने आपको कहा कि यह जो जनसंख्या थी, यह विश्व की जनसंख्या की, यह जो भारत की जनसंख्या थी, यह विश्व की 17.5% थी। 2011 की जनगणना में भारत की यह जनसंख्या थी और यह विश्व की 17.5% थी। यहां से बात हमारी समाप्त हुई थी। फिर मैंने आपको कहा कि जो 2011 की जनगणना है, इसमें कुल तो मैंने कितनी जनसंख्या बताई, 1.21 अरब जनसंख्या बताई थी, और इस 1.21 अरब में 51.47% तो क्या थे, इसमें मैंने आपको क्या बताए, पुरुष बताए थे, जबकि 48.53% मैंने आपको क्या बताए थे, महिलाएं बताई थी। क्या बताई थी, महिलाएं बताई थी। कहने का मतलब है कि 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ थी। इनमें पुरुष कितने थे, 41 यानी 51.47% थे, जबकि महिला कितनी है, 48.53% थे। यहां तक बात समाप्त। इसके बाद में साथियों और देखते हैं, मिटा रहा हूं इसको मैं एक बार, देखना। अब इसको मिटन देखो एक बार। अब इस जनगणना में क्या है कि भारत की जो जनगणना है, इसमें और देखना साथियों, यहां से और बात करते हैं इस जनगणना को लेकर के। देखो तो इस जनगणना में पहली बात तो क्या है कि भारत का, पहली बात तो हम बात करते हैं साक्षरता की। पिछले वीडियो में मैंने सारी बात बता दी है, साक्षरता क्या होती है। तो भारत का साक्षरता दर मैंने कहा 73% बतानी है आपको। साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, 73% बताना है। जबकि मैंने कहा था कि लिंगानुपात कितना है, लिंगान, या इसमें देखो साक्षरता कितना है, 73% है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें पुरुष साक्षरता कितना है, तो बताना है 80.9%। जबकि महिला साक्षरता कितना है, तो 64.6% बताना है। ठीक है। इसके बाद में पूछेगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात आपको क्या बताना है, 943 व्यक्ति, यानी लिंगानुपात कितना, 943। और मैंने उदाहरण दिया था कि 1000 पुरुषों पर जितनी महिला होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है, तो 943 क्या है, लिंगानुपात है। जबकि मैंने कहा था कि जो शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 है। शिशु लिंगानुपात कितना रहेगा, 919 रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जनघनत्व कितना है, जनघनत्व है, तो जनघनत्व कितना बताना है, 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग की, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति, ये भारत का क्या है, जनघनत्व है। ठीक है।
यहां पर बात क्यों, यानी कहने का मतलब इस जनगणना में भारत की साक्षरता 73%, पुरुष साक्षरता 80.9% है, महिला साक्षरता 64.6% है, लिंगानुपात 943 है, शिशु लिंगानुपात 919 है, जबकि जनघनत्व भारत का कितना 382 है। यहां पर अब इसके बाद भी साथियों और बात करेंगे, देखना यहां पर दूसरी बात और भी बनकर आती है। वो दूसरी बात क्या बनकर आएगी वो देखना। देखो यहां पर बात समाप्त। अब दूसरा क्वेश्चन यह बनता कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जैसे मान लो कि बार बार में जैसे वही क्वेश्चन है, एक मैं आपको बात बता दूं शॉर्ट में कि एक राज्य केरल, जैसे क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत में नगरीय, या यहां पर शॉर्ट बोल रहा हूं कि भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या बताना आपको 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत बताना आपको 68.8% बच गई। ये ग्रामीण जनसंख्या है। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां से कि भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां पर निवास करती है, महाराष्ट्र में निवास करती है। कहां पर निवास करती है साथियों, महाराष्ट्र में। और पूछे कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां पर निवास करती है, आप बताओगे सिक्किम बताओगे आप, ये लो सिक्किम बताना आपको। अगर पूछे कि सर्वाधिक, क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, देखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में निवास करती है, उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कहां पर निवास करती है, उत्तर प्रदेश में। जबकि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कहां पर निवास करती है, आप बताओगे हिमाचल प्रदेश बताना है। ठीक है, यहां पर दो क्वेश्चन बच गए। अब देखो क्वेश्चन बन गया, प्रश्न बनेगा कि भारत में जैसे मान लो कि 121 करोड़ की जनसंख्या है, 121 करोड़ की जनसंख्या, इसमें नगरों में यानी शहरों में जनसंख्या 31.2% निवास करती है, जबकि गांवों में जनसंख्या 68.8% निवास करती है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहां से कि भारत में सर्वाधिक नगरों में जनसंख्या, यानी भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन से राज्य में है, तो आप बताओगे महाराष्ट्र में। जबकि सबसे कम नगरों में यानी जनसंख्या कहां पर निवास करती है, सिक्किम में। दूसरा क्वेश्चन और बन सकता है यहां से कि अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से, तो अब आप क्या करोगे, गोवा करोगे। क्वेश्चन बन गए दो कि भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां पर निवास करती है, महाराष्ट्र में। जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कहां पर निवास करती है, गोवा में निवास करती है। भारत में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है। अगर क्वेश्चन गांव का बन जाए तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वाधिक गांवों में जनसंख्या निवास कौन से राज्य में करती है, उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश को लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या भी निवास करती है, वो आगे की बात बताऊंगा मैं आपको। अगर यहां से क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, आपको क्या बताना है साथियों, हिमाचल प्रदेश बताना है। यहां पर मैं मेरी बात क्या करता हूं, समाप्त करता हूं। इसके बाद में आगे बात करते हैं, देखना आगे बात करेंगे हम। इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। चलो देखते हैं और एक राज्य है केरल, या यहां से क्वेश्चन बना दो आप कि भारत सर्वाधिक साक्षरता, तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा बताना है, केरल बताना है। मैं इसका प्रतिशत भी बता दूंगा
94% इसका साक्षरता है, एकमात्र राज्य है। वो सारी बात बताऊंगा, एक बार समझो शॉर्ट में। अगर आपसे पूछे कि भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तब आप क्या करोगे, बिहार है। कौन सा रहेगा, बिहार है। अगला क्वेश्चन यहां से और बनता है कि भारत में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, भारत में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता भी आप क्या करोगे, केरल करोगे, ठीक है। जबकि भारत में न्यूनतम पुरुष साक्षरता, यहां पर भी क्या करोगे, बिहार करोगे। क्वेश्चन बन गया एक और। ये अगला क्वेश्चन और बनेगा यहां से कि भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य भी कौन सा बताना, आप केरल बताना है। और न्यूनतम यहां पर आएगा, न्यूनतम महिला साक्षरता आप क्या करोगे, बिहार करोगे। यहां पर ये 4 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केरल है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला बिहार है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य केरल है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। तो आप इसको याद रख सकते हो, पुरुष में पूछे, महिला में पूछे और कुल में पूछे तो ज्यादा तो केरल रहेगा, न्यूनतम क्या रहेगा, बिहार रहेगा। कंप्लीट बात मेरी। आगे बात करते हैं। हमें यहां पर बात समाप्त हो गई। दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनेगा कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक भारत, ये एक बात बताऊंगा मैं, सर्वाधिक लिंगानुपात, तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या बताना आपको, केरल बताना है। जबकि भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे, आप क्या करोगे, हरियाणा करोगे। क्या करोगे, हरियाणा करोगे। अगर पूछे कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, तब आप यहां पर क्या करोगे, अरुणाचल प्रदेश करोगे। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य पूछे, तब भी यहां पर क्या आएगा, हरियाणा आएगा। क्या आएगा, हरियाणा आएगा। 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, केरल का है। और भारत में न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, हरियाणा का है। भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पूछे, अरुणाचल प्रदेश बताना है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात पूछे, तब आप क्या करोगे, हरियाणा करोगे। यहां तक बात समाप्त होती है। दोस्तों और बात करते हैं कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा जिसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है, वो क्या बताना है, केरल बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहां से एक और बनता है कि भारत की जो 10 की वृद्धि दर है, इस 10 की वृद्धि दर की एक बात और करते हैं। यहां तक ये बात तो क्या होगी, समाप्त हो गई। अब ध्यान देना, भारत में जो 10 की वृद्धि दर है, 10 की वृद्धि दर, पहली बात तो यह है कि 10 वर्ष में जितनी जनसंख्या बढ़ती है उसे 10 की वृद्धि दर कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो भारत की 10 की वृद्धि दर पूछे, तब आप क्या करोगे, तो 10 की वृद्धि दर कितनी है, 17.7%। दोनों क्वेश्चन अलग है। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व की भारत में कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, 17.5% है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का 10 की यानी 2011 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर कितनी हुई, तो 17.7% है। जबकि क्वेश्चन पूछे कि वार्षिक वृद्धि दर, कौन सी, वार्षिक वृद्धि दर, तो वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 1.64% है। अरे 10 की वृद्धि दर तो 17.7% है और वार्षिक वृद्धि दर 1.64%
प्रतिशत है। ठीक है, अब यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक राज्य तो आएगा मेघालय, कौन सा आएगा, मेघालय आएगा, और एक राज्य आपका कौन सा आएगा, नागालैंड आएगा, कौन सा आएगा, नागालैंड आएगा। तो दोस्तों दोनों से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य तो कौन सा है, मेघालय है, जबकि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, नागालैंड है। नागालैंड नहीं, न्यूनतम नहीं, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर तो कौन से राज्य में हुई, मेघालय में हुई, जबकि सब न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा हुआ, नागालैंड हुआ। तो नागालैंड से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वह भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसमें जनसंख्या घटी है या जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर घटी है, वो कौन सा है, नागालैंड है साथियों। ठीक है, यह बात क्या हो गई, समाप्त हो गई, एक बात ये कंप्लीट होती है। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार और बात करते हैं। चलते जाओ, अब देखो आगे बात और करते हैं कि वृद्धि दर वाली बात हो गई यहां पर। अभी वृद्धि दर के बाद में क्या आता है, जैसे मान लो कि ये लो, हमने वृद्धि दर की बात कर ली, न्यूनतम वृद्धि दर कहां पर है, नागालैंड वगैरह, सारी की सारी बातें यहां पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब एक आता है महान विभाजक वर्ष आता है, एक तो ये आता है। और देखो महान विभाजक वर्ष का मतलब पूछेगा कि भारत की जो जनगणना है उसमें महान विभाजक वर्ष कौन सा है, तो आप बताना कि 1911 से लेकर 1921 में जो जनगणना हुई थी इसे महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। जबकि करेक्ट जनगणना पूछे तब आपको क्या बताना, 1921 बताना है। फिर से बोल रहा हूं मैं कि महान विभाजक वर्ष कहलाता है 1911 से 21 से, अगर एक डेट पूछे तो 1921। क्यों, क्योंकि इस जनगणना में क्या हो गई थी, भारत की जनसंख्या कम हो गई थी। अरे -0.31% की जनसंख्या भारत में क्या हो गई थी, कम हो गई थी। देखो 10 वर्ष में जनसंख्या बढ़नी चाहिए, अरे 11 से लेकर 21 तक जनसंख्या 0.31% घट गई थी। क्यों घट गई थी, क्योंकि उस समय बहुत कारण हो गए थे। एक तो भारत में अकाल पड़ गया था, वर्षा वाला वगैरह ये कुछ नहीं था, अकाल पड़ने के कारण भारत की जनसंख्या क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और एक ये भी कहा जाता है भाई ये महान विभाजक वर्ष यही है सबसे बड़ा कारण है। क्यों, और दूसरा एक बड़ा कारण और भी माना जाता है कि आप सभी को मालूम है सन 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध व अकाल पड़ने के कारण यहां पर जनसंख्या क्या हो गई, घट गई थी। जबकि अच्छा क्वेश्चन और बनता है कि महान विस्फोटक यह काल कौन सा है, तो महान विस्फोटक पूछे तो 1961 से लेकर 1971 ईस्वी। तो महान विस्फोटक काल है 1961 से 1971, जबकि एक डेट पूछे तब आपको बताना 1971 बताना है। तो इसमें सर्वाधिक भारत में जनसंख्या बढ़ी है और यहां पर जनसंख्या घटी है। ठीक है, यह बात क्या हो गई, समाप्त। अब देखो यह बात तो मैंने बता दी है। अब दूसरी छोटी सी बात मैं और करता हूं एससी और एसटी की। क्यों करूंगा मैं एससी एसटी की बात, क्योंकि आपको मालूम है कि 2011 की जनगणना में एससी और एसटी को यानी जातीय जनगणना करवाई गई है। तो 2-4 क्वेश्चन तो जातीय जनगणना से भी बनते हैं ना। पहली बात तो देखते हैं 2011 की जनगणना की तो बात कर रहे हैं। तो इस 2011 की जनगणना में जो एससी है, एससी बोले तो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट। तो अनुसूचित जाति ये कितनी है, ये है 20.14 करोड़। 20.14 करोड़ कहने का मतलब क्या हुआ कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग अनुसूचित जाति कितनी है, 20 करोड़ 14 लाख है। 20 करोड़ 14 लाख है, जबकि इनका प्रतिशत लगभग में 16.3
6% रहेगा। प्रतिशत लगभग में कितना रहेगा? 16.6% रहेगा। और इस जनजातीय इस जाति का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 945 है। ये 3 बात तो ध्यान में रखनी है कि 2011 की जनगणना में एससी कितनी है? 20 करोड़ 14 लाख है। प्रतिशत लगभग में 16.6% है। और इसका लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात कितना रहेगा? 945 रहेगा। फिर इसके बाद में मैं देखो यहां से एक क्वेश्चन और बनाते हैं हमें कि भारत में सर्वाधिक एससी वाला राज्य। तो भारत में सर्वाधिक एससी या अनुसूचित जाति किस राज्य में निवास करती है? आप बताओगे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है, जबकि सर्वाधिक एससी का प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत किसका आएगा? प्रतिशत में आता है पे, और पंजाब में क्या आता है? पे आता है। 2 क्वेश्चन बन गए कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। जबकि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत कहां पर निवास करता है? पंजाब में निवास करता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी, अनुसूचित जनजाति। तो यहां से क्वेश्चन बना दो कि भारत में अनुसूचित जनजाति लगभग इतनी रहेगी। कहने का मतलब है 10 करोड़ 43 लाख लगभग में है, और इसका प्रतिशत 8.6% लगभग में है। और इसका लिंगानुपात पूछे, आपको बताना है 945 दूनी 90 बताना है। तो यहां पर आप क्या कर दोगे? 990 कर दोगे। कहने का मतलब है कि भारत में अनुसूचित जनजाति लगभग में कितनी है? तो 10 करोड़ 43 लाख है, और इसका लिंगानुपात 990 बताया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वाधिक एसटी। तो भारत में सर्वाधिक एसटी कहां पर निवास करती है? मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो भारत में सर्वाधिक एसटी कहां पर निवास करेगी? मध्य प्रदेश में। जबकि सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत कहां पर है? तो प्रतिशत बताना आपको मिजोरम बताना है। क्या बताना है? मिजोरम बताना है। तो सर्वाधिक एसटी मध्य प्रदेश में है, और सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत कहां पर है? मिजोरम में निवास करता है। कंप्लीट बात है मेरी। दूसरी बात साथियों, मैं लोकसभा की बात और करता हूं। लोकसभा की बात करते हैं कि हमारी जो लोकसभा है इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जबकि वर्तमान में 545 सदस्य। इन 545 सदस्य में 2 एंग्लो इंडियन को भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत कर सकता है, और 543 सदस्य वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। इन 543 सदस्यों में 530 सदस्य तो निर्वाचित राज्य से होते हैं, और बाकी सदस्य बच गए 13 सदस्य वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। इन 13 में से आपको मालूम है कि 7 सीट तो दिल्ली में है, और बाकी एक सीट कहां पर बच गई? अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में बच गई है। फिर आप यह भी जानते हैं कि भारत में जनसंख्या के आधार पर हर राज्य में सीटें का प्रावधान किया गया है। तो भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है। वो कितनी है? 80 सीट है। कितनी है? 80 है। ठीक है, परंतु मैं लोकसभा की बात, मैं कुल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भारत में सर्वाधिक लोकसभा, यानी लोकसभा में, पहली बात तो यह बताओ कि लोकसभा है, इसको एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो यहां पर समझो आप कि जैसे मान लो ये लोकसभा है। क्या है? लोकसभा। इस लोकसभा में एससी की तो कितनी सीट बतानी है आपको? तो एससी की सीट तो कितनी है? 84 है, और एसटी की सीट कितनी है? 47 है। भाई ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है, आरपीएफ में क्वेश्चन आ चुका है कि वर्तमान में जो लोकसभा है, इस लोकसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीट निर्धारित की गई है? 84, और अनुसूचित जनजाति की सीट कितनी निर्धारित की गई है? 47 निर्धारित की गई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझे यह बताओ कि सर्वाधिक
एससी कहां पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित बात है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक एससी की सीट है? तो वो कौन सा रहेगा? उत्तर प्रदेश रहेगा। और उत्तर प्रदेश में इसकी सीट कितनी रहेगी? 17 रहेगी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक एसटी कहां पर निवास करती है? मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वाधिक एसटी की सीट किस राज्य में? लोकसभा में मध्य प्रदेश है। और कितनी सीट है? 6 सीट है। कितनी सीट है? 6 सीट है। कहने का मतलब है लोकसभा में एससी की सीट 84, एसटी की सीट 47 है। अनुसूचित जाति सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की सीट लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी है? 17 है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक एसटी की सीट मध्य प्रदेश से है। और वो कितनी है? 6 सीट है। मैंने एससी और एसटी की बात आपको कंप्लीट बता दी है। ठीक है। अब इसके बाद में साथियों छोटा सा रुख करते हैं हमें केंद्र शासित प्रदेश की ओर। आप ये आंकड़े अच्छे से नोट्स बना लेना। और एक एक आंकड़ा है, ये मैं ऑथेंटिक बात बता रहा हूं, आप नोट्स बना लेना और समझना इसको। अब हमें केंद्र शासित प्रदेश की बात और कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश, कंफ्यूज मत होना। अगर पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भाई हम तो भारत की जनगणना 2011 की पढ़ रहे हैं ना, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 7। जबकि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश। परंतु अब इन 9 को हटाकर कितना कर दिया? 8 ही कर दिया। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8 है। जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला ना, और उस समय 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब आप कहोगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए तो 9 होने चाहिए, अच्छी बात है। परंतु दादरा नगर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे और इन दोनों को वर्तमान में एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, दादरा नगर हवेली व दमन दीव है। तो मैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताऊंगा, तो मैं 7 आधार मानकर चलूंगा। क्यों? क्योंकि 11 का आंकड़ा बताऊंगा आपको मैं। क्वेश्चन 11 से पूछेगा, न कि वर्तमान पूछेगा। देखो तो यानी कहने का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बताए मैंने। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या पूछे, यानी सर्वाधिक जनसंख्या। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य नहीं पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो इस जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली। सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बताना है? लक्षद्वीप बताना। आपको क्या बताना है? लक्षद्वीप बताना है। दूसरी बात है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश रहेगा पुदुचेरी। कौन सा रहेगा? पुदुचेरी। ठीक है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो न्यूनतम आप क्या करोगे? यानी लिंगानुपात न्यूनतम किसका रहेगा? तो यहां से क्वेश्चन फंस कर आता है। तो न्यूनतम किसका मानना है आपको? दादरा नगर हवेली। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे हम, दमन दीव वो आ जाएंगे। अब यहां पर अगला क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बताना है? लक्षद्वीप बताना। आपको क्या बताना है? लक्षद्वीप बताना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या यानी सर्वाधिक पूछेगा कि जैसे मान लो सर्वाधिक साक्षरता वाला तो कौन सा रहेगा? लक्षद्वीप रहेगा। यहां पर मैंने गलत कर दिया, लक्षद्वीप। और न्यूनतम साक्षरता, तो न्यूनतम साक्षरता यहां पर लिख दूं, न्यूनतम। तो न्यूनतम साक्षरता वाला कौन सा रहेगा? दादरा नगर हवेली। तो न्यूनतम साक्षरता दादरा नगर हवेली रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछे कि
सर्वाधिक पुरुष, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला, पुरुष साक्षरता वाला, तब भी आपको क्या बताना है, लक्षद्वीप बताना है। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला, तब भी आपको क्या बताना है, दादरा नागर हवेली बताना है। अगर आपका एग्जामिनर पूछे कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तब भी क्या आएगा, लक्षद्वीप आएगा। और न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम भी क्या आएगा, दादरा नागर हवेली आएगा। साथियों मैं यहां पर 4 क्वेश्चन पूछता हूं, इसको एक बार मैं मिटा रहा हूं। अब यहां पर क्या देखो, इसको मैं दमनदीप बोलूंगा, एक बार रुक जाऊं, इसको छोटे एक बार। यानी मेरा क्वेश्चन क्या बना कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता वाला दादरा नगर हवेली है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला लक्षद्वीप है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला दादरा नगर हवेली है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा है, दादरा नगर हवेली। वो बात आ गई राज्य वाली, मैंने राज्य की बात बताई थी, केरल बिहार और केंद्र शासित प्रदेश में भी यहां पर लक्षद्वीप दादरा नगर हवेली आ गई। मैं यहां पर रुक करता हूं साथियों कि सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो पुदुचेरी बताना है और न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो दमनदीप बताना है। दोस्तों वर्तमान में दादरा नगर हवेली और दमनदीप क्या हो गए, एक हो गए, परंतु वो बात तो है अब की, ये तो बात मैंने पहले की बताई है। ठीक है, मैं इसको एक बार मिटाता हूं। देखो यहां पर आप दादरा नगर मत कर देना दोस्तों, दमन करना है। चलो आगे चलते हैं। देखो अबे केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या की बात कर दी मैंने, तो जनघनत्व की बात करते हैं। तो जनघनत्व में आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, दिल्ली का है। वो भी बता दूंगा मैं कितना, 11,320 है इसका, 11,320 ये लो 11,320 इसका जनघनत्व है। जबकि न्यूनतम जनघनत्व किसका है, सर्वाधिक, यहां पर लिख दूं मैं सर्वाधिक जनघनत्व है और यहां पर लिख दूं मैं न्यूनतम जनघनत्व है। तो न्यूनतम जनघनत्व किसका रहेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मात्र 46 व्यक्ति है। मात्र कितने व्यक्ति है, 46 व्यक्ति है। तो देखो कि भारत में पूछेगा कि सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, दिल्ली का। न्यूनतम जनघनत्व किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। ठीक है, अगर आपसे पूछे, यहां पर तो बात हो गई। अब ये दूसरा क्वेश्चन यहां से और भी बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो कि सर्वाधिक एससी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक एससी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जबकि सर्वाधिक एससी वाला केंद्र शासित प्रदेश प्रतिशत के हिसाब से, तो प्रतिशत किसका रहेगा, चंडीगढ़ का रहेगा। किसका रहेगा, चंडीगढ़ का रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, सर्वाधिक एसटी वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो सर्वाधिक एसटी वाला केंद्र शासित प्रदेश यहां पर कौन सा आएगा। तो सर्वाधिक एसटी वाला केंद्र शासित प्रदेश, देखो ये 2 क्वेश्चन यहां से अच्छे बनते। अब इस बात को जोड़ना कि यहां पर वो लक्षद्वीप, दादरा नगर, दमनदीप, उसमें जाएंगे बात। पहली बात तो ये देखो कि सर्वाधिक एससी लिखना है मुझे, सर्वाधिक एससी। देखो कि सर्वाधिक एससी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सर्वाधिक एससी वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे या प्रतिशत के हिसाब से तो चंडीगढ़ बताना है। ठीक है, यहां पर बात क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब देखो इसको मैं एक बार मिटाता हूं। दोस्तों कंफ्यूज से मैंने ये कह दिया कि एसटी लिखवा दिया, वहां पर तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, दिल्ली का। केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या भी
दिल्ली की। अगर पूछे कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां पर निवास करती है, दिल्ली में, और सर्वाधिक एससी प्रतिशत के हिसाब से कहां पर निवास करती है, आपकी चंडीगढ़ पे निवास करती है। ठीक है, दूसरी बात और देखना, अब मैं शहरों की बात करता हूं, विश्व के एक छोटा सा रुख करता हूं। विश्व में एक शहर है लंदन और एक है टोक्यो। देखो, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर पूछे तब आप क्या करोगे, लंदन करोगे। और ये लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। जबकि पूछे कि विश्व में जनसंख्या की यानी विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, तो टोक्यो है। ये टोक्यो किसकी राजधानी है, जापान की राजधानी है। क्वेश्चन क्या बने कि विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से नगर कौन सा है, लंदन है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, टोक्यो। ये तो बात किसके, विश्व की। हम छोटी सी बात करते हैं दोस्तों भारत की, तो भारत में क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछे तो जिला आपको क्या करना है, कच्छ करना है, गुजरात वाला कच्छ करना है। ठीक है, और जनसंख्या की बात आ जाए तो जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मुंबई है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में भी आ चुका है। क्वेश्चन ये तो नहीं आया, ये क्वेश्चन आया। मैं आपको बता दूं, अगर आपका एग्जामिनर पूछे कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मुंबई है। दूसरा नगर कौन सा है, दिल्ली है। तीसरा नगर कौन सा है, कोलकाता है। जबकि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ है। और ये कच्छ कहां पर है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल में बड़ा नगर लंदन है और जनसंख्या में बड़ा नगर कौन सा है, टोक्यो है। अब दोस्तों हमें अब आगे बात करते हैं कि भारत के जितने भी राज्य है वो जनसंख्या में कौन कौन से बड़े, न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, वो एक डायग्राम बना करके बातें करते हैं। अब हम डायग्राम बना करके बातें करेंगे। दोस्तों हमें 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करेंगे, इधर न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करेंगे। अब मैं एक बात बता दूं, मैं यहां पर अवरोही लिख रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं मैं आरोही। इसका अर्थ समझो पहले। देखो, अवरोही का मतलब तो क्या हुआ, घटता हुआ क्रम होता है, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही घटता हुआ क्रम और आरोही बढ़ता हुआ क्रम होता है। जैसे मैं यहां पर बात कर दूं 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, जो भी है ना, ये घटता हुआ क्रम। इसमें बढ़ता हुआ जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ता हुआ रहेगा। यही है, अवरोही को तो घटता हुआ क्रम कहा जाता है, इसको बढ़ता हुआ क्रम कहा जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है, तीसरा बिहार का आता है और चौथा पश्चिम बंगाल का आता है। भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, फिर उससे थोड़ी ज्यादा जनसंख्या मिजोरम की है, उससे थोड़ी ज्यादा जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश की, उससे थोड़ी ज्यादा जनसंख्या गोवा की, और फिर आपका वो नागालैंड वगैरह वो भी आ जाएंगे, उसको छोड़ो एक बार आप। ठीक है, तो ये चार राज्य याद रख लो। ये जनसंख्या बढ़ता हुआ क्रम रहेगा, ये तो ये बढ़ता हुआ, सबसे कम, इससे थोड़ी ज्यादा, इससे थोड़ी ज्यादा, इससे थोड़ी ज्यादा। ये घटता हुआ क्रम सबसे ज्यादा, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, ये राज्य है। ठीक है, अब इसके बाद में और बात करते हैं। देखो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनघनत्व की बात करते हैं कि इस जनगणना के अनुसार कि भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का है, सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर केरल का, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर हरियाणा का रहा है। फिर इसके बाद में सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, उससे थोड़ा ज्यादा मिजोरम का है, उससे थोड़ा ज्यादा सिक्किम का है, और उससे थोड़ा ज्यादा मणिपुर का है, और फिर किसका रहेगा, नागालैंड का। इस अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व मात्र 17 रहेगा, और इससे बिहार का जनघनत्व 1120 रहेगा। कितना रहेगा, 1120 रहेगा। तो ये जनघनत्व किसके, देखो दोस्तों, इस 1120 को एक बार मिटाता हूं, ये कंफ्यूज है अभी। ये जनघनत्व है
देखो इसका तो कन्फर्म है कि इसका रहेगा 17 और इसका फिक्स नहीं है, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो दूसरी बात करते हैं कि और राज्य लिंगानुपात में कौन कौन से हैं। तो दोस्तों लिंगानुपात की बात करेंगे। दोस्तों लिंगानुपात की बात करते हैं कि भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का था। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका रहेगा? केरल का। और दूसरा नंबर रहेगा तमिलनाडु का रहेगा। फिर इसके बाद में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का, उससे थोड़ा ज्यादा जम्मू कश्मीर का। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, उससे थोड़ा कम कौन सा रहेगा? मिजोरम। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का, और उससे थोड़ा ज्यादा किसका रहेगा? पंजाब का रहेगा। तो साथियों अब मुझे इजाजत दो, हम अगले वीडियो में नए पॉइंट के साथ चलेंगे। तो आज यहां पर जनगणना का भाग 2 क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों।